नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं उत्तराखंड के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में तो बड़े हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। वहीं लोकसभा कार्यालय में हुई शिष्टाचार भेंट के दौरान डॉक्टर निशंक ने उन्हें नई पुस्तकें, लाल किले की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री, मेकिंग नेशन थ्रू एजुकेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच में समसामयिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तो कई मुद्दों को लेकर यहां पर दोनों के बीच में एक मुलाकात हुई। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने कई किताबें भी उन्हें भेंट की है और दोनों के बीच में उत्तराखंड में बीजेपी की स्थिति को लेकर, बीजेपी की रणनीति को लेकर और बीजेपी के आम लोगों के बीच में बढ़ती पैठ को लेकर चर्चा हुई है कि कैसे आम लोगों को हम जोड़ें और जो वो क्षेत्र जहां पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है वहां पर कैसे वापस से बीजेपी के लिए उसे तैयार किया जाए, कैसे वहां के कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए और किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाए ताकि जो तमाम वोटर्स हैं वो बीजेपी से जुड़ें और इस बार भी सभी 5 के 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को ही जीत मिले। इसी की कोशिश में फिलहाल उत्तराखंड बीजेपी लगी हुई है। इसके अलावा प्रदेश के कई दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो जेपी नड्डा से मिले हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। लोकसभा कार्यालय में यह शिष्टाचार भेंट हुई है। हालांकि नड्डा इसके बाद से बंगाल दौरे पर जाने वाले हैं, लेकिन दोनों के बीच में कई मुद्दों को लेकर समसामयिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। तो निशंक लगातार और पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पवन, निश्चित तौर पर यह मुलाकात बहुत ही खास है क्योंकि एक तो पूर्व मुख्यमंत्री, दूसरा पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान के सांसद पोखरियाल अगर मुलाकात करते हैं तो ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। जाहिर सी बात रणनीति पर चर्चा हो रही होगी। क्या क्या जानकारी मिली उधर से कि क्या किन मुद्दों पर बातचीत हुई है दोनों के बीच में? हालांकि पंकज एक शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं, क्योंकि एक तरफ जब जेपी नड्डा से पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक की जब भेंट हुई है तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड की वर्तमान परिदृश्य को लेकर के तमाम चर्चाएं भी हुई होंगी। आगामी 2024 के चुनाव को लेकर के भी चर्चाएं हुई होंगी और इसके साथ ही जो बागेश्वर में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है उसको लेकर के भी चर्चाएं हुई होंगी। इन तमाम विषयों को लेकर के जो जेपी नड्डा से कल जो पूर्व मुख्यमंत्री निशंक से जो मुलाकात हुई है उसके तमाम राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक उनके आवास में पहुंच करके लगभग 1 घंटे तक पूर्व मुख्यमंत्री निशंक से उन्होंने वार्ता की और उत्तराखंड की जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है उसके बारे में उन्होंने विधिवत चर्चा की और वहां पर चाय भी पी और उसके बाद वो वहां से निकले हैं। और कल अचानक उन्होंने लोकसभा में ही उन्होंने जो उनका कार्यालय है वहां जेपी नड्डा से जाकर के उन्होंने मुलाकात की है। तो इसके तमाम जो राजनीतिक हालात हैं वर्तमान में, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से लेकर के हो, जो लोकसभा चुनाव को लेकर के हो, विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे लगातार जो सरकार विरोधी जो मुद्दे हैं उनको लेकर के वार्ता जरूर हुई होगी। शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो पवन बता रहे थे कि कई मुद्दों पर चर्चा होगी और ये आम है कि जब चर्चा होती तो कहा जाता जरूर शिष्टाचार मुलाकात, ये लेकिन कई मुद्दों पर चर्चा होती है और जेपी नड्डा है तो जाहिर सी बात है संगठन को लेकर ही चर्चा यहां पर हुई होगी। और देहरादून से एक और बड़ी खबर है, बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। के लिए पवन, देखिए बड़ी जानकारी है और बड़ा एक झटके की तरह से निश्चित तौर पर इसे कांग्रेस को लेना भी चाहिए। हालांकि कांग्रेस इनकार करेगी लेकिन एक बड़ा झटका जरूर है ये। बिल्कुल पंकज, अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया है और ये भी ऐलान किया है भारतीय कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि अब से कुछ ही देर में जो बागेश्वर में प्रत्याशी रहे कांग्रेस के, मात्र 12,000 वोटों से वो पराजित हुए थे चंदन राम दास से और रंजीत दास,
वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले और नामांकन से ठीक पहले ये कांग्रेस को बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है। इससे कहीं न कहीं एक तरफा चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है बागेश्वर उपचुनाव का, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी एक प्रदेश में संदेश देने का एक काम करेगी रंजीत दास को पार्टी में सम्मिलित करने के बाद, वहीं पार्टी को भी मजबूती मिलेगी। कुमाऊं में खास तौर से रंजीत दास का जो वहां पर प्रभाव है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगा। ऐसे में कांग्रेस और ज्यादा वहां पर कमजोर होगी, भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा मजबूती के साथ ये बागेश्वर चुनाव में भी विजय हासिल करेगी। इसके साथ ही 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को रंजीत दास के आने से काफी लाभ होगा। रंजीत दास आज अपने तमाम समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अब से कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के सामने वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और अपने तमाम कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचने की उम्मीद है। तो पवन, अगर बागेश्वर के उपचुनाव की बात करें तो क्या स्थिति है दोनों गठबंधन के यानी कि दोनों पार्टियों के बीच की? बिल्कुल पंकज, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के कवायद शुरू हो गई है, जहां एक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का दावा है कि अगर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न किया गया तो कांग्रेस बड़े मतों से विजय होगी। लेकिन बीजेपी का दावा है कि इस बार हम चंपावत उपचुनाव की तर्ज पे ही बागेश्वर उपचुनाव लड़ेंगे, जिसमें 90% से अधिक मत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक उत्तराखंड में संपन्न हो चुकी है, जिसमें 3 नामों पर चर्चा होकर के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम की सूची भेजी जा चुकी है। आज से कल तक प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है और 16 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर में पहुंच करके वहां नामांकन अपने प्रत्याशी का कराएगी। उसके बाद में जो चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 महीनों से लगातार कर रही है। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक के सम्मेलन हो चुके हैं, वहां पर प्रवास हो चुके हैं, तमाम नेताओं के, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, सभी लोग बागेश्वर में वहां पर पहुंच चुके हैं, पहले ही वहां पर प्रवास कर चुके हैं। वहां की जो स्थिति है उसके बारे में भी टटोल चुके हैं। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए भी तमाम वहां पर कार्यक्रम भी आयोजित किए जा चुके हैं। अब निगाहें सभी की है नामांकन को लेकर के और प्रत्याशी के नाम को लेकर के। प्रत्याशी चंदन राम दास के परिवार का ही हो सकता है, ज्यादातर उम्मीदें यही है। लेकिन बीजेपी टिकाऊ और टिकाऊ कैंडिडेट पर मोहर लगाती है। अब जो रंजीत दास के आज पार्टी में सम्मिलित होने के बाद में किस तरीके के समीकरण सामने आएंगे, किस तरीके का कौन प्रत्याशी हो सकता है, इस पर भी अभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की अपनी रणनीति होगी, क्योंकि यहाँ ये सीट बीजेपी की थी और ये चंदन रामदास के निधन के बाद उनके परिजनों को वहां पर लाएंगे तो सिंपैथी वोट मिल सकते हैं। लेकिन कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी यहाँ पर? क्योंकि कांग्रेस जो है उसकी ओर से खबर यह भी है कि वो भी दूसरे दलों से किसी को ला सकते, हो सकता है कि वो उम्मीदवार बीजेपी से ही हो, बीजेपी से तोड़ के लाया गया हो। क्या ऐसे भी कोई संभावना है क्या? हालांकि अभी पंकज इस तरीके की कोई भी संभावनाएं नहीं है, लेकिन राजनीति में संभावनाओं के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी रंजीत दास को बीजेपी में शामिल कराती है तो कहीं न कहीं कांग्रेस को इसका बड़ा झटका जरूर लग सकता है। लेकिन कांग्रेस भी मुंहतोड़ जवाब देने के उद्देश्य से किसी वरिष्ठ भाजपा नेता को अपने यहाँ सम्मिलित करा करके उसको टिकट दे करके बागेश्वर उपचुनाव के मैदान में उतार सकती है। लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले भी चुनावों में देखा गया है जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव लगभग उसी के पक्ष में जाने की उम्मीद रहती है। और ऐसे में एक बार फिर से ये जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि सत्ता में धामी सरकार है जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ऐसे में धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी बड़ा लक्ष्य है, बड़े मतों से उपचुनाव जीतने का भी एक जीतने की रणनीति है। इसी रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य कर रहा है। तो पवन, क्या लगता है कि मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा और कांग्रेस को ज्यादा फायदा मिलेगा, या फिर सिंपैथी अगेन यहाँ पर वो जो फैक्टर है वो सिंपैथी फैक्टर वो ज्यादा काम करता जाएगा और बीजेपी को फायदा मिल जाएगा?
बिल्कुल पंकज, इसमें बीजेपी को फायदा मिलना बिल्कुल तय है, क्योंकि एक तरफ सत्ता का जो प्रभाव है वो इस पूरे चुनाव में देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ ग्राफ, उसका भी बीजेपी को फायदा मिलेगा। तीसरी बात है, कांग्रेस में अंतर्कलह और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता और प्रत्याशी रहे उनका दामन छोड़ना, ये तमाम फैक्टर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। यही वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़े लक्ष्य को लेकर के इस बागेश्वर चुनाव में पूरी दम भर रहे हैं, वो हासिल करना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और वैसे भी देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो उपचुनाव होते हैं उसमें सत्ता पक्ष को ही हमेशा जो है फायदा मिलता रहा है, यहाँ पर कम से कम। बिल्कुल पंकज, ज्यादातर जगह पर जो सत्ताधारी पार्टी होती है तो उसको विशेष लाभ मिलता है, यदि जो प्रत्याशी का चयन सही से हुआ हो। अभी तक का जो इतिहास रहा है उसमें जो सत्ताधारी पार्टी उपचुनाव में हमेशा विजय हुई है उत्तराखंड में खास तौर से, तो इस चुनाव में भी बड़ी उम्मीद है। लेकिन अब मत प्रतिशत को लेकर के मुख्य लड़ाई जरूर मानी जा रही है कि जितना चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मत मिले थे, क्या वही रणनीति पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी उतने ही अधिक मतों से बागेश्वर उपचुनाव भी जीत सकती है या नहीं जीत पाएगी, ये बड़ी बात होगी। लेकिन उसके साथ ही प्रत्याशी चयन पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। तो वहां की जनता है वो चंदन रामदास के श्रद्धांजलि के तौर पर कितना समर्थन देती है, भारतीय जनता पार्टी कितना अपनी रीति नीति को आगे बढ़ाते हुए अपने विकास के कार्यों को जनता तक पवन, बहुत एक छोटा सा सवाल पवन, एक क्यों देखिए नामांकन प्रक्रिया फिलहाल चल रही है और मुख्य मुकाबला तो जाहिर सी बात है बीजेपी कांग्रेस के बीच में ही होने वाला है। क्या कुछ और दूसरे दल या फिर जो निर्दलीय, क्या वो एक्टिव हो गए हैं? क्या वो भी नामांकन पत्र खरीद रहे, प्रपत्र वगैरह? हालांकि पंकज अभी इस तरीके को कोई खबरें नहीं आई हैं, लेकिन जो इंडिया का जो गठबंधन है, जो कांग्रेस समेत तमाम घटक दल कांग्रेस के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्षी दल हैं, वो कांग्रेस के साथ एक गठबंधन के रूप में आगामी रणनीति के तहत 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ऐसे में उपचुनाव में भी अगर वो साथ में आते हैं तो जाहिर सी बात है कहीं कहीं थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में इन तमाम पार्टियों का कोई वजूद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही यहाँ की मुख्य पार्टियां हैं, इन्हीं के दो बीच में हमेशा मुकाबला भी हुआ है। और ज्यादातर जो अगर पिछले जो दो चार जो चुनाव है, जो 12 और 17 का चुनाव छोड़ दिया जाए, उससे पहले की अगर बात छोड़ दी जाए तो 12 और 17 में भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही मुख्य मुकाबला हुआ है। तो इस बार भी तय है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला होगा। शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी। तो जाहिर सी बात है कि जीत और हार ये सब कुछ तय करना मतदाताओं को, और मतदाता के मन में क्या है ये किसी को पता नहीं होता है। हालांकि दोनों ओर से दावे किए जाते हैं, लेकिन जो असली चीज़ है वो निकल कर आएगी 8 सितंबर को, जब 5 सितंबर को मतदान के बाद से काउंटिंग होगी 8 सितंबर को। गदरपुर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं नगर पंचायत दिनेशपुर की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम के तहत दिनेशपुर थाने के समक्ष स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया गया है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश अभियान पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का एक अभियान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है कि भारत एकजुट हो, एक साथ खड़े रहें सभी भारतीय। जनपद उधमसिंह नगर में थाना पुलबट्टा पुलिस टीम एवं एसटीएफ की संयुक्त टीमों द्वारा बेहतरीन टीम वर्क का दुरुस्त नमूना दिखाते हुए आज उत्तराखंड राज्य का इस वर्ष का सबसे हाईएस्ट स्मैक रिकवरी हुआ है। आपको मैं बताना चाहूँगा, पुलबट्टा थाना क्षेत्र में एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार करके उससे 537 ग्राम स्मैक अवैध स्मैक बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 55 लाख है। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, ये केवल पैसे का नहीं है। आपको ऐसा देखना चाहिए हमको कि भाई 1 ग्राम स्मैक में 3 से 4 लोग जो है मतलब नशे की चपेट में आ सकते हैं। कई हज़ारों लोगों को और हज़ारों परिवार वालों को हमने नशे की चपेट में आने से ये बचाया है। एवं ये भी अवगत करना चाहता हूँ कि ये जो नशा तस्कर है जो आज गिरफ्तार हुआ है, वो कहाँ से लाता था,
उसका सप्लायर कौन था, इसको इन्वेस्टिगेशन में हम लाए जाएंगे। और इसने जो भी स्मैक बेच के पूर्व में जो भी संपत्ति कमाया है, इसको सेक्शन 85 NDPS एक्ट के तहत हम संपत्ति चिन्हीकरण, संपत्ति जब्तीकरण और संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हम अमल में लाएंगे। और खबर रुड़की से, जहां पर गंगनहर किनारे स्थित प्रशासनिक भवन में आज भारतीय किसान यूनियन रूट के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में बारिश के कारण किसानों की खराब हुई फसलों को लेकर सरकार के रवैया पर चर्चा की गई। वहीं भारतीय किसान यूनियन रूट के युवा प्रदेश अध्यक्ष सचिन तोड़ा ने बताया कि सरकार का किसानों के प्रति रवैया ठीक नहीं चल रहा है। जहां सरकार किसानों का दमन कर रही है, वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी। इस दौरान बैठक में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पदम सिंह रोड जी, इनके नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। और मीटिंग का जो आयोजन है वो किसानों को लेकर के है कि आज जो किसान है वो इस स्टेज पर आ गया कि उसे आज खाने को भी मोहताज हो गया। तो उनकी समस्याओं का निराकरण, उनके मुआवजे को लेकर के, उनकी फसलों को देख करके इस संबंध में आज मीटिंग रखी गई, ताकि आज किसानों का अगर सरकार नहीं देखती कि किस तरह इनका भला हो सके, तो फिर ये जो हमारी यूनियन है फिर ये बाध्य होगी कि हम किसानों को किस तरह उनका मुआवजा दिलवाएं, किस तरह सरकार से वो करवाएं। इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे दरी घेरनी पड़ो, चाहे बिछोड़ना घेरना पड़ो, चाहे कुछ करना पड़ो, लेकिन काश्तकार की लड़ाई अगर प्रशासन, शासन, सरकार नहीं सुनती तो हमारी किसान यूनियन रोड संघर्ष करने को तैयार है और मुआवजा दिलवाने का काम और राहत दिलवाने का काम करेगी। मेरा कहना यही है, जो सरकार ये दमनकारी नीति सरकार जो इस्तेमाल कर रही है किसानों के खिलाफ, हमेशा ही किसानों का दमन किया है, उत्पीड़न किया है, और उसी क्रम में आज सरकार चल रही। सरकार की आंख नहीं खुली कि किसान की स्थिति आज क्या है। एक छोटे से छोटा किसान बिल्कुल मरा पड़ा है। ये कहते हैं कि साहब हमने 3 महीने का बिजली का बिल माफ़ कर दिया। 3 महीने से तो बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ी किसान को, क्योंकि खेत में पानी इतना है। तो किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले ये बैठक की और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। भारतीय जनता पार्टी 14 अगस्त को देश भर में विभाजन विभीषिका के तौर पर इसे मनाने जा रही, जिसको लेकर पार्टी स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई, जिसको लेकर उत्तराखंड में भी विभीषिका दिवस पर प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश महामंत्री और कार्यक्रम के संयोजक राजेंद्र बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस तरह से आज़ादी के समय की सरकारों ने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए देश को बांटने का काम किया और जिसकी वजह से अखंड भारत को उसका दंश झेलना पड़ा, आज उन्हीं परिस्थितियों की स्मृति को बनाए रखने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो 14 अगस्त 1947 को जिस तरीके से देश 2 हिस्सों में बटा था, स्मृति दिवस जो है पूरे देश के अंदर हमारा भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को मनाती है, पूर्व में मनाती है, लेकिन इस बार विशेष रूप से हम लोग इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि इस पर अपना एक इंडोर कार्यक्रम होने वाला है, जिस पर एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी जो आपातकाल के समय पर निर्दोष लोगों को मारा गया, जिस प्रकार की तत्कालीन सरकारों ने इस बंटवारे में सहभागिता की और उसके कारण उसका परिणाम पूरे अखंड भारत को झेलना पड़ा, उस सब की वो जो उस किस्म का भयावह दृश्य था उसको उस दृश्य को एक बार पुनः इस देश के देशवासियों को उसका स्मरण कराने के लिए ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का कार्यक्रम कर रहे हैं। 14 अगस्त को ये कार्यक्रम होना है पूरे देश के अंदर। मैं उत्तराखंड प्रदेश संयोजक के नाते इस कार्यक्रम को देख रहा हूँ और हमने कहा है कि इसको हम 2 प्रकार के कार्यक्रम करने वाले हैं। एक तो हम इसको इंडोर कार्यक्रम करेंगे, उसमें एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई जाएगी या लघु फिल्म दिखाई जाएगी। इसके अलावा कई स्थानों पर हम इसकी प्रदर्शनी भी लगाने वाले हैं। कॉलेजों पर कोई प्रदर्शनी लगाएंगे, आपातकाल के समय पर जिस किस्म का अत्याचार, जिस प्रकार का लोगों ने रक्तपात झेला है, वो आज की नई पीढ़ी को इसके बारे में कम जानकारी है।
क्योंकि इसकी स्मृति हम सबकी पटल पर रहना चाहिए देशवासियों के अंदर, तो इस कार्यक्रम को करेंगे। दूसरा, इस पर हमने कहा कि एक हम मौन जुलूस के रूप पर भी कार्यक्रम करेंगे। शहर के जो मुख्य मार्ग है उस पर हम मौन जुलूस निकालेंगे, हाथ में तख्तियाँ होंगी और ये स्मृति दिवस का स्मरण देशवासियों को कराएंगे। और पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके एक बार फिर से इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पवन, जाहिर सी बात है कि 14 अगस्त को कोई भी भारतीय याद करना नहीं चाहता है, क्योंकि जिस तरीके से देश 200 में बटा था और बीजेपी इस दिन को लेकर लगातार याद रखना चाहती है, तो क्या कुछ होने वाला है? क्या क्या किस किस तरह के कार्यक्रम बीजेपी की ओर से किए जाएंगे 14 अगस्त को उत्तराखंड में? बिल्कुल पंकज, 14 अगस्त सन 1947 में भारत का विभाजन हुआ था, जिससे पाकिस्तान और भारत का जो बंटवारा हुआ था। उस समय का जो दंश है, उस समय जो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हिंदुस्तान की ओर भगाए गए थे और हिंदुस्तान से पाकिस्तान की ओर गए थे। काफी कत्लेआम भी हुआ था, काफी लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था। लोग अभी भी उनको रिफ्यूजी कह करके या शरणार्थी करके कह के बुलाते हैं। ऐसे में जो उस समय की विभीषिका रही है, जो बंटवारे के समय की जो विभीषिका रही है, उस पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, ताकि आम जनमानस को भी उसकी स्मृति रहे, उसकी याद बनी रहे कि उस समय किस तरीके का जो राजनीतिक जो माहौल था उसके कारण ये दंश झेलना पड़ा, जिसमें पूरे अखंड भारत को उसका दंश देखने को मिला और उससे तमाम परिवार तबाह हो गए, तमाम लोगों की मृत्यु हो गई, तमाम लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए। उसकी स्मृति में एक लघु फिल्म के रूप में ये दिखाया जाएगा। और उत्तराखंड में इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो जो उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र मिश्र को संयोजक बनाया गया है। उन्होंने जो जानकारी दी है उसके आधार पर प्रदेश के सभी जिलों में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश स्तरीय किसी न किसी नेता को प्रत्येक कार्यक्रम में वहां पर प्रभारी के तौर पर, मुख्य वक्ता के तौर पर वहां पर भेजा जाएगा और जो जिलाध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न होंगे, जिसमें 2 तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जहां एक और इस कार्यक्रम को एक गोष्ठी की जाएगी, जहां पर एक लघु फिल्म या एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाएगी उस समय के परिदृश्य, उस समय जो राजनीतिक दल थे, जो राजनेता थे, उनके अपने स्वाभिमान की खातिर जो बड़ा फैसला लिया गया था बंटवारे का, उससे कितने लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बिल्कुल पवन, जाहिर सी बात है, उसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ ही एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें तख्ती लेकर के जो क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता वहां पर निकलेंगे और जो समाज को ये दिखाने की कोशिश की जाएगी कि उस समय जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, तब उस समय बंटवारा हुआ था, उसमें क्या परिदृश्य। बिल्कुल पवन, जाहिर सी बात है कि विभाजन विभीषिका की तरह ही है देश के लिए और लोग इसे भूलना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसे बनाए रखना चाहती है, क्योंकि उसका ये मानना है कि इन गलतियों से हमें सबक लेना चाहिए। हम इसे भुलाकर क्या हासिल कर पाएंगे, लेकिन याद करके हम सबक ले पाएंगे कि आने वाले दिनों में हमें किस तरीके से देश को अखंड रखना है। इधर खबर किच्छा से है, जहां पर केंद्र सरकार के आयोजित कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित मेरी माटी में आदेश अभियान के तहत आज नगर पालिका अध्यक्ष दर्शन कोहली और अधिशासी अधिकारी गुरमीत सिंह ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर शहीद जमीर अहमद और कुमाऊं रेजिमेंट के शहीद प्रेम सिंह के परिजनों को सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान शपथ और पौधारोपण भी लिया गया। शपथ ग्रहण में भारत को एक विकसित देश बनाने का और गुलामी की मानसिकता को खत्म करने का, हमारी समृद्ध विरासत पर गर्व करना, एकता और एकजुटता बनाए रखने, नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने और राष्ट्र की रक्षा करने वालों को सम्मान करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पंच प्रण की प्रतिज्ञा दिलाई गई। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।